कहते थे। जम्बू द्वीप भी क्या कहा जाता था इसे। उन चीजों का जैसे कैसा है, तो एक जाति है आर्य। कौन सी जाति है? आर्य जाति। इस आर्य जाति के द्वारा क्या किया गया है, अपने आर्य जाति भारत के अंदर, जैसे आर्य जाति का जैसे कुछ विद्वान मानते हैं कि जो आर्य है, ये आर्य क्या है? विदेशी है। भारतीय लोग तो मानते हैं कि आर्य क्या है? भारतीय है। और वैदिक कालीन के क्षत्रिय जो लोग थे वही क्या है? आर्य है। मगर कुछ व्यक्ति मानते हैं कि क्या थे? बाहरी थे और मध्य एशिया से हुए आए हुए हैं। तो इस आर्य जाति के नाम पर जो भारत है, इसका नाम आर्यावर्त पड़ता है। आर्यावर्त पड़ता है आर्य जाति के नाम पर। फिर अपने भरत हुए हैं, दुष्यंत के जो पुत्र हुए हैं भरत, दुष्यंत और शकुंतला के जो पुत्र हुए हैं भरत। इन भरत के नाम पर अपने इस देश का नाम पड़ा है भारत। किसके नाम पर भारत पड़ा? भरत के नाम पर, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र। ये आर्य जाति क्या है? तो भारतीय विद्वान मानते हैं जो विदेशी नहीं है ये, और वेदों के अंदर जो 4 वर्ण बताए गए हैं, उन 4 वर्णों में जो क्षत्रिय है उन्हीं की संतानें क्या है? आर्य है। वैसे आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। आर्य का मतलब क्या होता है? अगर शब्द अर्थ होता है तो आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। तो जो आर्य जाति के नाम पर इस भारत को आर्यावर्त कहा गया है। हाँ, ऐसे दूसरों के लिए क्या लिखा गया है, मगर अपन केवल आर्य की बात करते हैं। हाँ, जैसे आर्य अगर श्रेष्ठ मानेंगे अपने आप को, तो दूसरे ऑटोमेटिक ही क्या हो गए? छोटे हो गए। तो अपन छोटों को तो छोटा अपन नहीं कहेंगे, अपन बड़ों को बड़ा कह देते हैं केवल। तो जो आर्य जाति है वो आर्यावर्त नाम पड़ गया। इस तरह से दुष्यंत और शकुंतला का जो पुत्र था भरत, जिसे कहते हैं कि शेर के दांत गिनता था, शेरों के साथ में खेलता था, उनके नाम पर इस देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। बौद्ध जो ग्रंथ है, उन बौद्ध ग्रंथों के अंदर इसे जम्बू द्वीप कहा गया है। भारत को जम्बू द्वीप किसमें कहा गया है? तो बौद्ध जो ग्रंथ है, उन बौद्ध ग्रंथों में इसे जम्बू द्वीप कहा गया है। भारत के लिए जैसे अलग अलग शब्द अपन काम में ले रहे हैं, इस तरह से यहाँ पर क्या है कि जो सिंधु नदी है, एक्चुअल में अपने भारत की जो स्थिति है, उस भारत की स्थिति में अगर अपन भारत को समझें, ये अपने राजस्थान वाली स्थिति का जैसे देखें अपन, ऐसे जैसे भारत का ऊपर वाला हिस्सा क्या, थोड़ा सा मैं समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर इस तरह से ये वर्तमान में ये चाइना के पास है और ये पाकिस्तान के पास है। ऐसा है अभी भारत करंट पोजीशन में। तो भारत की जो स्थिति है, इस भारत की स्थिति में क्या है, इसे अपन POK कहते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर। हुआ क्या था कि 1948 में देश आजाद होने के बाद कबाइली एक जाति है। कौन सी जाति है? कबाइली। इस कबाइली जाति के द्वारा अपने भारत में क्या हुआ है कि भारत में 1949 के अंदर जब देश आजाद हो गया, 15 अगस्त 1949 को, उस समय 3 जून को 1946 वाला समय है, तो माउंट बेटन योजना बनी थी। कौन सी योजना? माउंट बेटन योजना। मैं ये इसलिए समझा रहा हूँ कि भारत के अंदर विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये सारे अपने टॉपिक हैं। तो माउंट बेटन योजना पॉलिटिकल है अपना। तो माउंट बेटन जो योजना है, उस माउंट बेटन योजना के तहत निर्णय लिया गया कि जो धर्म के आधार पर पाकिस्तान अलग देश बनेगा, भारत अलग रहेगा, तो 2 देश बन गए माउंट बेटन योजना। मगर तत्कालीन समय में जो 550 रियासतें, 565 रियासतें थी उस समय, जहाँ पर छोटे छोटे राजा थे भारत में, जैसे राजस्थान में 19 रियासतें थी ना, उस तरह से भारत में 565 के लगभग क्या थी? रियासतें थी।
रियासतों को एक ऐसा पावर दिया गया, उन्हें से स्वतंत्रता दी गई, तो चाहे तो भारत में मिले, चाहे तो पाकिस्तान में मिले और चाहे तो स्वतंत्र रहे। ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में एक रियासती विभाग बना। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री बने। जवाहरलाल नेहरू को आंतरिक सरकार बने, उन्हें प्रधानमंत्री बनाया। उस समय जो गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया और उस समय विदेश मंत्री भी जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय विदेश जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, वो विदेश मंत्री, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन? गृह मंत्री। उन्हीं के नेतृत्व में रियासती विभाग बनाया गया, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और बनाया गया था वीपी मेनन। उनका निजी सचिव, उनका पीए ऑपरेटिव चला गया, उसका प्रभाव उनको जानकारी थी, इससे उन्हें क्या बनाया गया? सचिव बनाया गया। अब इन्होंने कोशिश की और भारत पाकिस्तान वर्तमान में जो है वैसे इन्होंने एक करने की कोशिश कर दी। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उनकी गुजरात के अंदर जो नर्मदा तट के ऊपर जो उनकी मूर्ति बनाई गई है उसे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहते हैं। तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल है। उस सरदार वल्लभ भाई पटेल को रियासती विभाग का क्या बनाया गया? 1948 के अंदर, 1948 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। देश आजाद हो गया, उसके बाद उसकी स्थापना हुई। अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, सचिव वीपी मेनन। उन रियासतों को एक करने की कोशिश, क्योंकि उस समय जैसे अपना जोधपुर था, हाँ 1948 में, 48 में, हाँ नहीं 48 में रियासती विभाग की स्थापना हुई थी। तो अब क्या है कि उस समय ये जो रियासतें थी, उन रियासतों में जैसे जोधपुर वाले थे, वो जोधपुर के जो महाराजा है वो जिन्ना से मिले थे। वो चाहते थे कि हम पाकिस्तान में मिले, इसलिए कि जैसे अगर कोई आदमी मिलेगा तो ऐसी संभावना बनती है। कुछ रियासतें चाहते थे कि हम स्वतंत्र रहें, हमारा खुद का ही क्या हो, राज्य हो। ऐसी कंडीशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सब रियासतों को एक किया था, इसलिए उन्हें लौह पुरुष कहते हैं। इंदिरा गांधी जी ने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय बांग्लादेश को तोड़ दिया था पाकिस्तान से, इसलिए उन्हें आयरन लेडी कहते हैं। तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ पटेल और लौह महिला कौन है? इंदिरा गांधी। इन दोनों का संबंध अपने भारत के विदेशी संबंधों से चल रहा है। तो बांग्लादेश अलग देश बना 1971 में। भारत पाकिस्तान का जो एक सांकेतिक युद्ध था पहला, वो था 1948 में कबायली का आक्रमण के समय। तो मैं इसका रीजन बता रहा हूं कि उस समय भारत के अंदर 3 ऐसी रियासतें थी जो भारत में नहीं मिलना चाहती थी और स्वतंत्र रहना चाहती थी। उनमें एक रियासत का जो नाम है वो है हैदराबाद, ये अपने आंध्रा के अंदर था। और 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से टूट के तेलंगाना अलग राज्य बन गया। 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से टूट के अलग राज्य बन गया। उसके बाद में ये हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी बन गई और आंध्र प्रदेश की राजधानी 2 जून 2014 को निश्चित किया गया कि आंध्र प्रदेश की राजधानी 10 साल बाद हम दूसरी बनाएंगे और उसके लिए अमरावती को राजधानी बनाया गया। तो अभी 2024 में अब उनकी राजधानी कौन सी हो गई? अमरावती। वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है और तेलंगाना जो भारत का 2 जून 2014 को नया राज्य बना है उसकी राजधानी हैदराबाद है। ये हैदराबाद स्वतंत्र रहना चाहती थी। फिर एक है जूनागढ़, ये जूनागढ़ है गुजरात वाला, ये भी स्वतंत्र रहना चाहते हैं। और इस तरह से जम्मू और कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, ये भी स्वतंत्र रहना चाहते थे। तब जूनागढ़ को
जनमत संग्रह के द्वारा जनमत संग्रह कराया, उस आधार पे जूनागढ़ को भारत में मिला। सरदार वल्लभ भाई पटेल के काम है ये। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो चलाया गया और पुलिस कार्रवाई के द्वारा, इसके द्वारा पुलिस कार्रवाई के द्वारा, इसे ऑपरेशन पोलो कहा गया। किस नाम है इसका? ऑपरेशन पोलो। इसके द्वारा हैदराबाद को मिलाया गया। और जम्मू कश्मीर के जो राजा थे उस समय, उनका नाम था हरि सिंह। क्या नाम था? हरि सिंह। ये जो हरि सिंह हैं, इनसे विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए। विलय पत्र पर क्या करा लिए? हस्ताक्षर करवा लिए। तो ये तीनों जो रियासतें हैं, ये तीनों रियासतें इस तरह से अपने भारत के अंदर मिली। तो जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो अभी भी अपने को आजाद मानते हैं कि जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराया था, हम लोग आजाद ही रहना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग पाकिस्तान में नहीं मिलना चाहते। उनकी थीम है कि हम आजाद, तो जम्मू कश्मीर के लोग आजाद कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं, वो पाकिस्तान में मिलने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। अभी भी जो हमले हो रहे हैं या जो भी घटनाएं घट रही है, वो घटनाओं का संबंध इस चीज से है, विलय पत्र से है। तो जम्मू कश्मीर को तो कबाइलियों ने 1948 के अंदर भारत के ऊपर क्या किया? आक्रमण किया। उस समय इस जगह को इन्होंने क्या कर लिया था? दबा लिया था। वो जगह भी क्या कहलाती है? पीओके कहलाता है, पाक अधिकृत कश्मीर। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, मैंने बताया यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945। मुख्यालय कहां पर? न्यूयॉर्क के अंदर। न्यूयॉर्क कहां पर? अमेरिका के अंदर। अमेरिका का सबसे बड़ा बंदरगाह है न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क के अंदर इसका मुख्यालय है। 24 अक्टूबर 1945। 193 इसके अंदर सदस्य हैं और 193वां सदस्य दक्षिणी सूडान। 193वां सदस्य दक्षिणी सूडान। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसमें हस्तक्षेप किया और जो है जो स्थिति उसी को रहने दिया, इसलिए कहलाता है पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर। 1962 के अंदर चीन ने भारत के ऊपर आक्रमण किया और भारत चीन युद्ध हुआ। तो तत्कालीन समय के अंदर जो चीन है, इस चीन ने भी भारत के ऊपर अधिकृत आधिपत्य कर लिया और वो जगह भी वर्तमान में उनके पास है। ये भी, ये इसके ऊपर कब्जा किसका है? तो चीन का है। और इस पर कब्जा किसका? तो पाकिस्तान का। इस पर किसका सब कब्जा है? पाक का। इसलिए क्या कहलाता है? पाक अधिकृत कश्मीर कहलाता है, पीओके। अब ये जो जगह है, ये वाली जगह है सियाचिन ग्लेशियर वाली, तो इसके ऊपर अपन संघर्ष कर रहे हैं। ये चाइना है, यहाँ पर एक गलवान घाटी है, उस गलवान घाटी में चाइना क्या कर रहा है? इस गलवान घाटी से इस जगह से होते हुए और ये यहाँ पर अरब सागर के अंदर अपने ट्रांसपोर्टेशन से ये यहाँ पर रोड बना रहा है। तो अपना चाइना से इसलिए भी अपना क्या है? विवाद है। तो भारत का जो विदेश संबंध है, विदेश नीति है, तो विदेश नीति, भारत के विदेशों से संबंध, भारत का जो ज्योग्राफी है, उन सारी चीजों को अपन समझते हुए चल रहे हैं, क्योंकि अपने को समग्र रूप से अपने को क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए। और अपने को एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा अपने को क्या आने चाहिए? क्वेश्चन आने चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो जाती है। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करता है? हर वर्ष अपनी जो महासभा है, उस महासभा का अधिवेशन करता है। कहां करता है? न्यूयॉर्क के अंदर करता है। अभी संयुक्त राष्ट्र संघ का जो 79वां कौन सा अधिवेशन हुआ? 79वां अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी फिलेमोन योंग ने। तो फिलेमोन योंग कौन है? 69वें 79वें संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन के अध्यक्ष। जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा होती है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर अलग अलग संगठन है। एक संगठन कहलाता है सुरक्षा परिषद,
उस सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। भारत उसमें अस्थायी सदस्य में 8 बार रह चुका है, 2-2 वर्ष के लिए होता है। स्थायी सदस्यों में ABC अरब, ए अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, रशिया और फ्रांस, ये 5 क्या है? स्थायी सदस्य। इन स्थायी सदस्यों को निषेधाधिकार, वीटो पावर है, ये अगर नहीं चाहे तो उस काम को नहीं होने दे। इसलिए 1971 के अंदर जब बांग्लादेश आजाद हो रहा था तो बांग्लादेश को मान्यता देने के पक्ष में भी चाइना ने क्या किया था? वीटो पावर लगाया था बांग्लादेश के प्रश्न पर। तो 5 जने क्या है? पावरफुल है। इसीलिए अपन ब्राजील वाले या संयुक्त अपने जो साउथ अफ्रीका वाले, जापान वाले, ये मिलकर अपन खुद को संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर स्थायी सदस्यों के क्या करते हैं? बनाने की मांग करते हैं। तो यहां वो जो महासभा है वो सुरक्षा परिषद है, एक महासभा में 193 सदस्य हैं अभी, और उसका 193वां सदस्य 2011 के अंदर दक्षिणी सूडान को बनाया गया है। तो महासभा में इस तरह से मीटिंग होती है। एक देश के 5 जने जा सकते हैं, मगर 5 जने अगर बैठे हैं तो बोर्ड तो कोई भी 1 जने दे सकता है। तो इस तरह से महासभा का अधिवेशन होता है, उसमें निर्णय होते हैं, उस तरह की चीजें चलती है। अब ये जो पाक ने कर लिया और ये POK कहलाता है, और ये चाइना के अंडर में है। तो अब यहाँ की ऐसी कंडीशन है कि इस तरह से यूं अपन जैसे इसको अपन अपना ही मानते हैं, तो इस तरह से अपन क्या करते हैं, इसको जैसे ये कंडीशन है, इस तरह से अपन इसको लद्दाख मानते हैं। इसको अपन क्या मानते हैं? यूं इसे लद्दाख मानते हैं। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर अक्टूबर 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019 को अपने क्या किया? जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया, 2 केंद्र शासित बना दिए। एक बना दिया अपने लद्दाख। तो अब सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? लद्दाख में। एक बना दिया अपने JNK, जम्मू कश्मीर, 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, तो ये जो अपने बनाया है 31 अक्टूबर 2019, और मैंने जो बताया कि जो हैदराबाद है, तो हैदराबाद राजधानी किसकी है वर्तमान में? तेलंगाना की। किसकी राजधानी है? तेलंगाना की राजधानी है। तो जो तेलंगाना है, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ तेलंगाना, तो ये तेलंगाना राजधानी, इसकी राजधानी है तेलंगाना की। ये तेलंगाना अलग हुआ 2 जून 2014 को। अब भारत की अपन जैसे बात कर रहे हैं, उस भारत देश की अपन बात कर रहे हैं जिसका प्राचीन नाम आर्यभट्ट था। इसे कहीं कहीं वेदों के अंदर ब्रह्मव्रत के नाम से भी जाना गया। ब्रह्मव्रत देवताओं का निवास था। इसे भरत के नाम पर, भारत के नाम से जाना गया। इसे बौद्ध ग्रंथों में जम्बू द्वीप कहा गया। फिर क्या है कि इधर के जो बाहर के जो आक्रमणकारी थे, वो आक्रमणकारी यहां आते हैं। इस समय क्या है कि भारत का जो नेपाल वाला हिस्सा है, इस नेपाल वाले हिस्से के ऊपर यहां पर एक कैलाश श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है? कैलाश श्रेणी, कैलाश पर्वत है। एक्चुअल में भारत की जो कंडीशन है, उस भारत की कंडीशन को समझने की कोशिश करिएगा। जैसे भारत है, तो उस भारत के अंदर भारत को का जो निर्माण है, वो ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन वैसे 33 महासागर का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? 33 महासागर का। प्राचीन समय के अंदर जो विश्व है, वो विश्व, पूरा विश्व 2 भागों में बटा हुआ था। एक ऊपर का हिस्सा अंगारा लैंड और नीचे का हिस्सा गोंडवाना लैंड। ये ऊपर का हिस्सा किस नाम से? अंगारा लैंड के नाम से। एक शब्द और देखना, लोरेशिया। कौन सा शब्द देखेंगे आप? लोरेशिया।
तो अंगारा लैंड की जगह अगर लोरेशिया शब्द आए तो भी अपने माइंड में रखना है। एक शब्द होता है यूरेशिया, यूरोप और एशिया को एक साथ में यूरेशिया बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो विश्व है, इस विश्व के अंदर प्लेटें हैं, ये प्लेटों में बटा हुआ है विश्व, जिसमें प्रशांत महासागरीय प्लेट है, फिर प्रशांत महासागरीय प्लेट, जैसे ये प्रशांत महासागरीय, इसके ऊपर आर्कटिक वाला हो गया, फिर इसके इधर कौन सा हो गया? तो यूरेशियन प्लेट। तो इधर तो यूरेशियन प्लेट है और इधर प्रशांत महासागरीय प्लेट है। ये बड़े बड़े भूभाग है। एक तो जैसे इधर प्रशांत महासागर है तो जस्ट उसके उस साइड में कौन है? यूरेशिया। अपने को पृथ्वी को मैप के हिसाब से नहीं देखना है, पृथ्वी को गोले के हिसाब से देखना है। ठीक है, तो यूरेशियन प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट, फिर प्रशांत महासागर के चारों तरफ अलग अलग प्लेटें लगी हुई है। जैसे आप मेरे सामने ये जैसे प्रशांत महासागरीय प्लेट है, तो प्रशांत महासागरीय प्लेट के इस साइड के अंदर बात करेंगे अपन, तो प्रशांत महासागरीय इस प्लेट के अंदर यहां पर रशिया है, रूस वाला हिस्सा हो गया, फिर नीचे भारत वाला हिस्सा हो गया, नीचे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और भारत की प्लेट को इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं, ऊपर की प्लेट को यूरेशियन प्लेट कहते हैं। फिर ये प्रशांत महासागरीय प्लेट आ गई, फिर इस साइड में उत्तरी अमेरिकन और दक्षिणी अमेरिकन, तो ये अमेरिकन प्लेट आ गई। समझ में आ गया? ये वाली जो प्लेटें हैं, और फिर एक अटलांटिक जो बीच का जो भाग है, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक जो महासागर है उसके अंदर एंडीज पर्वतमाला से भी लंबी पर्वत श्रृंखला है अंदर समुद्र में। तो अगर इस तरह से उसे कटक कहा जाता है, अपने बाहर होता है तो उसे पर्वत श्रृंखला कहते हैं। इस तरह से समुद्र के अंदर भी क्या है? पर्वत श्रृंखला है। ऐसा नहीं कि समुद्र के अंदर केवल गढ़ती ही है, पर्वत श्रृंखला है, कटक। ऐसा एंडीज पर्वतमाला जो सबसे लंबी पर्वतमाला है विश्व की, उससे भी लंबी पर्वत श्रृंखला अटलांटिक महासागर के अंदर है। क्लियर? कोई भी पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है वो दो प्लेटों के मिलन से होता है। पर्वत श्रृंखलाएं बनती है ना, वो दो प्लेटों के मिलन से बनती है। यही चीज अपने भारत के साथ में हुई है। ये चीज किसके साथ में हुई है? भारत के साथ में हुई है। तो भारत के साथ में क्या हुई है कि इस तरह से नीचे ये गोंडवाना का हिस्सा था, ये अपना भारत किसका हिस्सा था? गोंडवाना का हिस्सा था। थोड़ा सा समझिएगा क्योंकि समझना ज़्यादा जरूरी है। अगर अपने माइंड में बैठ गया तो फिर अपने को ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। तो आप ऐसे समझिए कि जैसे ये हिस्सा, ये जब महाद्वीपीय विस्थापन हुआ, यानी कि यहाँ से ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया, ठीक है, ये अमेरिका अलग हो गया और अंटार्कटिका अलग हो गया। क्लियर? दक्षिणी अमेरिका, बीच का अफ्रीका यही रह गया, अफ्रीका है जिस जगह जैसे रह गया, जैसे अफ्रीका यही रह गया। ये हिस्सा कौन सा हो गया? अफ्रीका। ये हो गया दक्षिणी अमेरिका। नीचे वाला हिस्सा चला गया अंटार्कटिका में और इधर वाला हिस्सा चला गया ऑस्ट्रेलिया में। अगर आप कर लो तो उस रेखा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये इस तरह से अंगारा लैंड का जो हिस्सा है वो ये केवल ये हिस्सा टूट के और उत्तरी अमेरिका बन गया। और ये जो प्लेट है पूरी की पूरी, इसे कहा जाता है यूरेशियन प्लेट। जैसा मैंने बताया ना, यूरेशियन,
यूरोप और एशिया, ये जैसे प्लेट है। तो गोंडवाना लैंड का ये हिस्सा टूट के, तो इस हिस्से को आप इधर से मानेंगे कि ये इस तरह से ये ऊपर आया। तो अब इसके बीच में ये जो भूभाग है, इस भूभाग को, ये भूभाग है, ये 33 महासागर है। स्टोबर ने भूसन्नति का सिद्धांत दिया, तो स्टोबर के भूसन्नति सिद्धांत के तहत दोनों जब अलग हुए तो बीच में खड्डा हो गया, उस खड्डे के अंदर पानी भर गया। तो साइडों का जो सागर है वो तो कैसा है, पेंथालासा, और बीच का जो सागर है इसे कहा गया 33 महासागर। ठीक है। तो ये जो प्रायद्वीपीय भारत है वो अंगारा लैंड का हिस्सा नहीं है। एशिया किसमें है, अंगारा लैंड का हिस्सा है, मगर भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और ये जो गोंडवाना लैंड है, ये गोंडवाना लैंड इस तरह से ये अंगारा लैंड के पास में आया। और जब ये अंगारा लैंड के पास में आया तो ये जैसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई। तो ये प्लेट जब इसके पास में आई तब कालांतर में किसी समय ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणियां बनी थी। इसलिए ये हिमालय नहीं, इसे हिमालय के पार की पर्वत श्रेणियां कहा जाता है, इसलिए इसे पार हिमालय कहते हैं। इसको किस नाम से जाना जाता है, पार हिमालय। ये जो पर्वत श्रेणियां हैं कैलाश श्रेणी तक, इसको कहते हैं पार हिमालय। और पार हिमालय को ट्रांस हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, जो पहले ही बना है। तो उसमें कौन बनी है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश श्रेणी। क्वेश्चन पूछा जाता है, इनका क्रम पूछा जाता है कि कौन सी क्रम से है। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तो अपन इसको जैसे काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, बहुत बहुत ट्रिकें बनाई जाती है कि ये ट्रिक है, तो आप आपके हिसाब से ट्रिक बना लो। कल जा, अपन ने क्या कह दिया, कल जा, तो भी आपके माइंड में रहेगा, क्रम रखना है। जैसे मैंने यहां लिख दिया कल जा, ठीक है, तो आपको ध्यान रह जाएगा, भूलेंगे नहीं। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। और ये इधर चाइना के अंदर क्या है, कैलाश श्रेणी। तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये और कैलाश श्रेणी, ये पार हिमालय या ट्रांस हिमालय में आता है। अब इसके बाद में ज्योग्राफिकल जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वो कैम्ब्रियन युग में बनी थी, तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, मगर किसी समय वो भी इस तरह से दबाव बना और उसके बाद में बनी। जैसे ये प्लेट है और ये प्लेट है, ये आपस में जब पास में आएगी तो बीच में तो पानी है, तो बीच में पानी का जो मलबा है वो क्या होगा, इस तरह से ऊपर उठ जाएगा, दबेगा। इसलिए इसे फोल्डेड माउंटेन कहते हैं, वलित पर्वत। कौन सा पर्वत है, वलित पर्वत, फोल्डेड माउंटेन। तो वो जो अरावली है वो प्राचीन वलित पर्वत किसी समय बना था, प्री कैम्ब्रियन युग में बना था। इसी तरह से उत्तरी अमेरिका के अंदर एक अपलेशियन पर्वतमाला है, वो भी उसी तरह से प्राचीन वलित पर्वत है। इसलिए राजस्थान की अरावली की तुलना, भारत की अरावली की तुलना अमेरिका की अपलेशियन पर्वतमाला से की जाती है। अब ये की ही कंडीशन यहां हो रही है। अब इधर से गोंडवाना लैंड का दबाव बढ़ रहा है, तो सबसे पहले ये महान हिमालय बना और दबाव, इसकी जो दिशा थी, इसकी जो दिशा थी, बनने की जो दिशा थी, वो दिशा थी दक्षिण पश्चिम से ये जा रही है। तो कहाँ जा रही है, तो उत्तर पूर्व में जा रही है। तो ये यूं गई, यूं,
तो अगर कोई चीज है, अगर मैं यूं अगर मैं पावर लगाऊंगा तो ज्यादा पावर किसका लगेगा, इस हाथ का। इसी कारण इधर दबाव ज्यादा था, पर्वत इधर ज्यादा बने और ऊंचे पर्वत भी इधर ज्यादा बने। इसलिए हिमालय की दो सर्वोच्च पर्वत चोटियां, जिसमें सबसे बड़ी तो है माउंट एवरेस्ट, और ये माउंट एवरेस्ट कहां पर है, नेपाल के अंदर। 8,848 मीटर। जब भी आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछे थे, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे थे, मगर ये जो अभी दबाव है ये अभी भी बढ़ रहा है, इसलिए हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है। और अब आप 8,850 देखते हैं। नवीन वलित, ये भी ऐसे ही बना है, ये भी ऐसे ही बना, मगर है कैसा है, नवीन। तो हिमालय नवीन वलित पर्वतमाला है, अरावली प्राचीन वलित पर्वतमाला है। अरावली अवशेषों के रूप में रह गई है, इसलिए उसे अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। इसलिए अरावली कभी 1727 मीटर ऊंची हुआ करती थी। आरपीएससी यूपीएससी क्वेश्चन पूछा करती थी, वर्तमान में 1722 मीटर ही रह गई, अवशिष्ट के रूप में रह गई है। इसी तरह से अपलेशन पर्वतमाला अमेरिका भी इसी तरह का है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। अब पहला धक्का लगा, इसमें मायोसीन युग, प्लिस्टोसीन युग, ये ऐसे युग चले हैं। उन युगों में मैं आपको समझाऊंगा, अभी बेसिक बता रहा हूं मैं आपको। तो ये महान हिमालय बन गया, फिर वापस धक्का लगा, फिर एक पर्वत श्रृंखला बनी जिसको अपन लघु हिमालय कहते हैं, जिसे अपन मध्य हिमालय कहते हैं। फिर उसके बाद में फिर और धक्का लगा, फिर पावर लगा और शिवालिक श्रेणी बनी जो सबसे नीचे है। बन क्यों रही है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के यूरेशियन प्लेट के पास में जाने के कारण जब प्रायद्वीपीय पठार इसके पास में गया तो बीच का जो मलबा था वो मलबा ऊपर उठ गया और वो धीरे धीरे वो पर्वत का उसने रूप ले लिया कालांतर में। इसीलिए आप देखते हैं कि हिमालय जो पर्वत है नया बना है, इसलिए वो ढहता रहता है। अनंतनाग के अंदर रास्ता रुक गया, 3 दिन से जाम लगे हुए, पहाड़ गिर गया। क्यों गिर गया, नया है, कच्चा है। अरावली की तरह मजबूत नहीं है जो अपने को जेसीबी लगा के फोक लेने लगा के फिर अपने को इधर नींवें खोदनी पड़ती। इस तरह से आप थोड़ा सा माइंड रखना कि पुराना पर्वत है, मजबूत रहेगा, नया पर्वत है, हल्का रहेगा। हिमालय नवीन पर्वत है, वलित पर्वत है। देन आगे समझिए। अब मैंने बताया कि इधर से ज्यादा है, इधर से ज्यादा है, तो कौन है, तो माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, महान हिमालय में है, नेपाल में है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माता कहते हैं, सागर माता कहते हैं। उधर तिब्बत वाले जो लोग हैं वो उसे चोमोलोंगमा कहते हैं। बाकी क्या कहा जाता है, इसे माउंट एवरेस्ट कहा जाता है। 8,850। हिमालय की ऊंचाई क्या हो रही है, बढ़ रही है। अरावली की ऊंचाई कम हो रही है। हिमालय नवीन वलित पर्वतमाला है, अरावली प्राचीन वलित पर्वतमाला है, अरावली अवशिष्ट पर्वतमाला है। इसलिए 1727 से 1722 गई, हिमालय 8,848 से 8,850। तुलना अरावली की जाती है अपलेशन पर्वतमाला से। कारण क्या है, प्लेटें आपस में आ रही है और माउंटेन का निर्माण हो रहा है। अलग अलग अपन समझेंगे कि ब्लॉक पर्वत किसे कहते हैं, इस तरह से समझाऊंगा मैं। अभी केवल अपन हिमालय के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अब ये जो जगह है, तो ये कंचनजंगा, ये सिक्किम में है। कंचनजंगा कहां पर है, सिक्किम में। काराकोरम जो पर्वत श्रृंखला है, इस काराकोरम के ऊपर एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है K2। इस K2 को गोडविन ऑस्टिन कहते हैं, गोडविन ऑस्टिन। तो गोडविन ऑस्टिन किसको कहते हैं, K2। एक्चुअल में काराकोरम के अंदर है, तो इसका नाम रखा K1, K2, K3, K4 ऐसे नाम रखा हुआ है।
कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला में भी पर्वत चोटियों के नाम रखा हुआ है K2। तो K2 का मतलब क्या है? K1 K2 K3 के बीच की K2। उस K2 का नाम क्या है? गोडविन ऑस्टिन, काराकोरम में है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गोडविन ऑस्टिन काराकोरम पर्वत में, लद्दाख में। ये एरिया कौन सा हो गया? लद्दाख। समझ में आ गया? अब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में, ये हिमालय की है, ये हिमालय नहीं है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, सिक्किम। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, क्योंकि माउंट एवरेस्ट कहां है? नेपाल में। तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा कहां पर है? सिक्किम के अंदर। थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिएगा। अब ये हिमालय इसे चापाकार है। एक्चुअल में इधर एक सुलेमान पर्वत है पाकिस्तान में, ऊपर हिंदुकुश पर्वत है, और उधर क्लुनलुन पर्वत है। चाइना में क्लुनलुन पर्वत, हिंदुकुश पर्वत अफगानिस्तान और कुछ पाकिस्तान में उसका हिस्सा है, और पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत है। इन पर्वतों के बीच में यहां पर तिब्बत का पठार है, इसलिए उसे तिब्बत की गांठ कहा जाता है, ग्रंथि पर्वत कहा जाता है। ग्रंथि पर्वत का मतलब जड़ हो गई, ग्रंथि जड़। अब यहां से सुलेमान निकला, इधर हिंदुकुश निकला, इधर क्लुनलुन निकला, और इधर हिमालय निकला। तो हिमालय यूं है, वापस यूं जा रहा है, और इधर यूं अरुणाचल प्रदेश पर यहां पर ऐसे मुड़ता है, और इधर नीचे म्यांमार में इसको अराकान योमा पर्वत कहते हैं। ये म्यांमार में जो पर्वतमाला है इसका नाम अराकान योमा। अराकान योमा कहां पर है? म्यांमार में। म्यांमार का प्राचीन नाम ब्रह्मा, जिसकी राजधानी थी रंगून। नौ पियो डाउ, वैसे नया नाम है इसकी राजधानी का, है ना, थोड़ा ध्यान रखना। 3 अक्षर का नाउ पियो डाउ, ऐसे कुछ इसका जैसे नया नाम है। मैं और बता दूंगा उसको, क्लियर लिख नहीं पा रहा हूं मैं अभी। तो म्यांमार ब्रह्मा, अराकान योमा। ये इस तरह से जब नीचे जाती है तब ये समुद्र में चली जाती है, और जब वापस निकलती है तब अपने अंडमान निकोबार द्वीप है। तो अंडमान निकोबार द्वीप भी किसका हिस्सा माना जाता है? इस पर्वत का श्रृंखला का ही हिस्सा माना जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया। अब मैं यहां आपको समझाना चाह रहा हूं कि इस जगह पर यहां पर कैलाश श्रेणी में मानसरोवर झील है। मानसरोवर, कौन सी झील है? मानसरोवर। मानसरोवर झील कहाँ है? कैलाश श्रेणी 3 में। वैसे तो अपना भारत ही था, मगर देखो समय का फेर है, कैलाश पर्वत वहाँ है। तो यहाँ से मानसरोवर झील से अब एक नदी निकलती है। उस नदी का इस तरह से ऐसे होते हुए यूं ये अरब सागर में विलीन होती है, और इस नदी का नाम है सिंधु नदी। सिंधु नदी। इसी तरह से इस कैलाश मानसरोवर से ही एक नदी निकलती है, इस तरह से अपने अरुणाचल प्रदेश में आती है, और यहाँ से ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र। तो अब इधर के जो आदमी हैं वो आदमी आक्रमण करने आ रहे हैं, आक्रमण करने आ रहे हैं। तो ये जो उस समय इनकी जो भाषा थी वो भाषा थी फारसी भाषा। फिर धीरे धीरे वो अरबी भाषा में बनी, और हिंदुस्तान तक आते आते वो हिंदी का मिश्रण होने के बाद वो
अरबी और फारसी, मूलजन्य फारसी। जैसे लैटिन जो भाषा है अंग्रेजी, उसको ग्रीक भाषा से बनी। जैसे अपनी हिंदी है, वो हिंदी मूल रूप से जाके संस्कृत से बनी। संस्कृत, लौकिक संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, शोरसेनी अपभ्रंश, खड़ी बोली, हिंदी ऐसे बनी है। इस तरह से उर्दू, अरबी और फारसी। तो फारसी में जो लोग बोलते थे उस समय, वो स को है बोलते थे। स को क्या बोलते थे? है बोलते थे। तो स को है बोलते थे, तो वो इस सिंधु नदी का उच्चारण हिंदू नदी से करते थे। तो वो कहते थे कि इस हिंदू नदी के उस पार जो लोग है या उस पार का जो एरिया है वो सिंधुस्तान है। तो सिंधुस्तान को वो क्या कहते थे? हिंदुस्तान है। तो हिंदुस्तान अपने फारसी भाषा से मिला है, या विदेशी शब्द मिला है, या ईरानियों से मिला है। ये जो ईरान है ना, किसी समय ईरान फारस कहलाता था। उस समय क्या कहलाता हो? फारस कहलाता। इसलिए वो जो खाड़ी है, उस खाड़ी को, अरब प्रायद्वीप के पास खाड़ी है, उसे कभी फारस की खाड़ी कहते थे। तो मैं आपको जो समझा रहा हूं वो ये समझा रहा हूं कि जो नाम है वो अपना हिंदुस्तान जो नाम है, ये हिंदुस्तान नाम हमें फारसियों ने दिया है। तो धीरे धीरे फारसी कहो, चाहे गौर वंश के लोग कहो, चाहे कहो, चाहे अपने जैसे मुगल कहो, तो ये इसको क्या कहते हैं? हिंदुस्तान कहते हैं। और वो स को क्या बोलते हैं? है बोलने के कारण। ठीक है। अब वर्तमान जो अपने भारत का नाम है वो है इंडिया। अब अंग्रेज इस सिंधु नदी को, अंग्रेज इस सिंधु नदी को इंडस कहते थे। इंडस, इसलिए आपने देखा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। तो अंग्रेज अपने हिसाब से इस सिंधु को इंडस बोलते हैं। तो इंडस के कारण ही अपने भारत का नाम जो यूनानी है, उन यूनानियों ने क्या दिया है? इंडिया दिया है। तो इंडिया नाम यूनानी, यूनान का मतलब समझ में आ गया, उधर रहने वाले यूनानी, यूरोपियंस, एथेंस, स्पार्टा, यूनान, रोम, वो वाले। तो ये नाम अपने को किसने दिया है? यूनानियों ने दिया है। तो यूनानियों द्वारा हमें इंडिया कहा गया। क्यों कहा? तो ये बता रहा हूं, ये इंडस के नाम से। हिंदुस्तान फारसी में स को है के कारण, बौद्ध ग्रंथों में से जम्बूद्वीप कहा गया। भरत के नाम पर दुष्यंत और शकुंतला की जो संतान थी, भरत विश्वामित्र वाली, जैसे विश्वामित्र की लड़की और ये, और आर्य जाति के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? आर्यावर्त नाम पड़ा। फिर मैंने आपको बताया कि जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग हुए 31 अक्टूबर 2009 को, तेलंगाना 2 जून 2014 को अलग हो गया। इनकी राजधानी मैंने आपको बताई है। तो जो लद्दाख की राजधानी है वो लेह है। लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह है। और जम्मू कश्मीर जो है, इसकी जो राजधानी है वो एक तो कश्मीर है, जिसे अपन श्रीनगर कहते हैं, एवं शीतकाल में जब सर्दी ज़्यादा पड़ती है तब इसकी राजधानी जम्मू हो जाती है। ये थोड़ा नीचे है, मतलब ज़्यादा बर्फ वाला इलाका नहीं है। तेलंगाना किसकी राजधानी? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। अब मैं यही अगर आपको कहूँ कि तेलंगाना 2 जून 2014 से किससे टूटा? आंध्र प्रदेश से। इससे टूटा। तो आंध्र प्रदेश से टूटा, तो तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है वो अमरावती है। आंध्र प्रदेश की भी राजधानी कौन सी है? अमरावती। देखो होता क्या है, इजी क्वेश्चन भी आते हैं, एवरेज क्वेश्चन भी आते हैं, हार्ड क्वेश्चन भी आते हैं,
और हार्डेस्ट क्वेश्चन भी आते हैं। वर्तमान में जो क्वेश्चनों का पैटर्न है वो 1:2:1:1 चलने लग गया है। कोई भी कोचिंग सेंटर है या कोई भी जो गाइडें हैं वो एवरेज तक पहुंचाती है, क्योंकि इतना उनको समय ही नहीं होता या फिर उनको इतना नॉलेज ही नहीं होता कि वो इतना कर पाए। तो क्या होता है, एक क्वेश्चन इजी आता है, एक क्वेश्चन क्या आता है, इजी आता है। मेरे जैसे लोगों को कॉन्फिडेंस देने के लिए कहा यार थोड़ा घना 10-20 क्वेश्चन तो परीक्षा में अपन ही आया। विजय स्तंभ कहाँ है, चित्तौड़ के अंदर, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी कौन सी है, श्रीनगर, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। वो थोड़ा सा अपने को कॉन्फिडेंस देने के लिए आते हैं। फिर 2 क्वेश्चन, मतलब ये मैं एवरेज बता रहा हूं, जैसे 20% इजी आते हैं, 40% एवरेज आते हैं। जो अच्छी तैयारी करेगा वो इस क्वेश्चनों तक पहुंच पाएगा। पहले ये 60% आते थे, मगर अब कठिनाई का स्तर बढ़ने के कारण अब केवल 2% ही एवरेज आते हैं, यानी 60% तक अब एवरेज क्वेश्चन ही आते हैं। पहले 80% तक एवरेज क्वेश्चन आते थे, मगर अब कठिनाई का लेवल बढ़ाने के कारण अब 20% क्वेश्चन हार्ड आते हैं, कठिन आते हैं, बहुत लेवल की तैयारी करने के बाद आते हैं, या जिसको बहुत एक्सपीरियंस हो गया है कि कौन से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं, या जो लगातार 8-10 सालों के जो पेपर है वो जिसको याद है उन क्वेश्चनों के पेपर, वो उसको रिपीट कर लेता है, तो वो हार्ड क्वेश्चन हो गए। 20% जो क्वेश्चन है वो हार्डेस्ट आते हैं, किसी को नहीं आते, फटाफट वाला मास्टर नहीं ना हो कहा कि अगर आ जावे तो 100 ले आवे छोरा। और कंपटीशन है ये, कंपटीशन में अगर कोई 100 आ जावे तो पेपर जो सिलेक्टर होते हैं कमेटी, उनकी वाट लग जाए। तो जो टॉपर होता है वो भी 70-75% से ज़्यादा नंबर नहीं ला सकता, 80% ले आएगा, मगर 20% क्वेश्चन क्या होते हैं, हार्डेस्ट। तो पहले एवरेज तैयारी से काम चल जाता था, क्योंकि 80% एवरेज क्वेश्चन आते थे, पढ़ने वाले का नंबर आ जाता था। अब पढ़ने वाले का भी नंबर नहीं आ रहा। अब स्मार्ट तैयारी, उन क्वेश्चनों की तैयारी जो एग्जाम में अपने को देखने को मिलेंगे, उनके नंबर आ रहे हैं। तो अपन जो तैयारी करेंगे वो इस हार्ड तक तो जाएंगे ही, मगर कुछ क्वेश्चनों में अपन हार्डेस्ट तक भी चले जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को नॉलेज हो मत हो, मेरे को इन सारे पेपरों का नॉलेज है। सेकंड ग्रेड के अंदर आरपीसी में पूछे गए क्वेश्चन, आरएस रैंक के, कॉलेज लेक्चरर रैंक के, फर्स्ट ग्रेड रैंक के, और जो भी गजेटेड रैंक के जो भी आरपीसी भर्ती करती है, वो जो क्वेश्चन पूछती है अधिकतर केस में उन्हीं को रिपीट करती है, क्योंकि उसके ऊपर कोई कोर्ट केस नहीं होता नया क्वेश्चन डालने से। मैं आपको बता रहा हूं, आप 8 से 10,000 क्वेश्चनों की तैयारी कर लो पुराने पेपरों की, जो आरपीएससी और कर्मचारी चयन आयोग अब तक पूछता जा रहा है, रिपीट होते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। तो उन 8,000-10,000 क्वेश्चनों की तैयारी कर लो। ऐसी किताबें अभी मार्केट में उपलब्ध होने लग गई है, जिसमें 10-10, 12-12 हजार क्वेश्चन पहले एग्जामों में पूछे गए हैं। अगर आप उन क्वेश्चनों को भी याद कर लो तो आपको बिना ही किसी कंसेप्ट के एग्जाम में आपको जो आपके ऐसे क्वेश्चन आएंगे वो आपको ऐसे क्वेश्चन वैसे मिल सकते हैं। 65, 70, 60 ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं। या फिर आप ऐसा करो कि मेरे से पढ़ लो, तो वो सारे क्वेश्चन मैं आपको क्या करूंगा, समझा दूंगा। ये सारे क्वेश्चन एग्जामों में पूछे गए हैं। मैं ऐसे एक भी, और आपके जो सिलेबस है उस अकॉर्डिंग मेरे को बताना है। एक भी चीज आपके सिलेबस से बाहर नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि मुझे आपका सिलेबस पूरा पता है। और जो नॉर्मल तैयारी है जिसकी, उसको भी मैं धीरे धीरे क्या करूंगा,
वेल सेटल करूँगा, इसलिए मेरे को धीरे और छोटी छोटी चीज़ों को भी क्या करना है, बताना है। तो जिसको कुछ नहीं आ रहा है वो भी क्या करे, तैयारी, क्योंकि सब्जेक्ट वाले होते हैं इसमें, जिसके सब्जेक्ट अच्छा होता है मगर उसे फर्स्ट पेपर पास अगर वो नहीं करेगा तो भी वो क्या हो जाएगा, फेल माना जाएगा। ऐसे विद्यार्थी अपने साथ में हैं, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा इसको विशेष रूप से ध्यान दे रहा हूँ। तो ये भारत के नाम की बात की मैंने, और आपको इस लेवल का स्तर बताया मैंने। अब जैसे एवरेज तैयारी से अपना काम नहीं चलने वाला है, पहले लोग लग जाते थे, अब इस तैयारी पे नहीं लगते हैं। अब थोड़ा सा समझ, अरे कोई बात, अब थोड़ा सा समझने की करो कि जैसे ये भारत का स्ट्रक्चर बताया मैंने, तो इसमें अब आप उनको याद करो, क्रम माइंड में एक बार रिवाइज कर लो। फिर इन क्वेश्चनों को दिमाग में बिठा लो, K2 वाला ये, अब थोड़ा सा गैप लेके फिर अपन अगेन समझते हैं। बंद कर दिया।